नमस्कार। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम शिक्षक मंच ऑनलाइन वेबिनार सीरीज आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर आए हैं आपके साथ में हमारा 12वां एपिसोड लेकर के। पूरे 12 पायदान हम चढ़ चुके हैं। पिछली बार 3 तारीख से 5 तारीख तक है हमारे RKSMB के कार्यक्रम की है आंकलन प्रथम हो रहा था, इसलिए जरूर हमने है वो आप लोगों को के साथ में साझा नहीं कर पाए थे हमारी वेबिनार को। और उसका रीजन ये था कि मैं स्वयं आपके साथ में आपके विद्यालयों में आंकलन है उसमें आपका साथी बन रहा था, सहभागी बन रहा था और प्रत्यक्षदर्शी बन रहा था। आपका जितना भी योगदान रहा था उस योगदान ने पूरे विश्व का एक रिकॉर्ड बनाया है कि पहली बार हमने है वो स्कैन करके आप लोगों के सहयोग से OCR सीट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से है वो अपलोड किया और इनकी संख्या है 1,35,00,000 से भी बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा उपस्थिति, इतनी ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग है वो वास्तव में पहली बार है वो कहीं एक साथ में एक लिमिटेड टाइम में हुआ है। इस सब के लिए आप सबके सब शिक्षक हैं जो हमारे RKSMB के सारथी हैं, हमारे योद्धा हैं, वो आप लोग हैं बधाई के पात्र हैं। मैं आपके साथ साथ में खुद को भी इसलिए जोड़ता हूं, खुद को भी अपने आप को बधाई देता हूं कि मैं है वो इतने अच्छे कार्यक्रम के सफल आयोजन में आप लोगों के साथ रहा। अब हमारा RKSMB का आंकलन हो गया और सफलतापूर्वक हमारी तकनीकी ने काम दिखाया। इसके अलावा जो पहली बार दक्षता आधारित हम लोगों ने काम शुरू किया था पढ़ने पढ़ाने का हमारी वर्कबुक की सहायता से, और उसके बाद में गतिविधियां है हमारी कक्षा में हमारी चौकड़ी मचा रही थी। गतिविधियों से बच्चे आनंददायी तरीके से सीख रहे थे और उसका परिणाम ये हुआ कि हमने जब आकलन किया तो 80% से ज्यादा जो बच्चे साधारणतः जो एग्जाम होते हैं बोर्ड की परीक्षाएं उनसे ज्यादा उपस्थित हुए हमारे इस RKSMB के पहले आकलन में। यानी कि बहुत ही बढ़िया कि सभी को जितने सहयोगी थे इस काम में लगे हुए, चाहे वो NIC हो, चाहे वो BCG हो, चाहे हमारे डायरेक्टेड की SIRT की समसा की टीम हो, उन सब का जो काम था वो वाकई उन्होंने दिखाया। और सबसे ज्यादा बढ़िया काम था आप टीचर्स का, जिन्होंने हमारे बताए अनुसार पहली बार न केवल ऐप को डाउनलोड किया, उससे बहुत सारे सिक्के कमाने के बाद है वो स्कैन करके दिया आंसर सीट को, और उसी तरीके से जिस तरीके से हमने आपको बताया था। अब सवाल ये उठा कि RKSMB का पहला आंकलन सफल हो गया और उसके आगे क्या, अब क्या करना है। बस इसी बात को लेकर के आज मैं आपके साथ में हाजिर हूं। अरुण शर्मा आपका होस्ट, और मेरे साथ हैं इस बार हमारी पैनलिस्ट, ये आप में से ही हमने चयन किया है। एक अध्यापिका है और खास बात ये है कि ये हिंदी की अध्यापिका है, कक्षा 6, 7, 8 को पढ़ाती हैं। बाकी काम जो करती है वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में काम करती है ना। बड़ी रोचक, हिंदी की अध्यापिका और काम कर रही है अंग्रेजी विद्यालय में। इनका नाम है ज्योति वर्मा, वरिष्ठ अध्यापक है महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरसागर में। आज ज्योति वर्मा जी के साथ में बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, केवल इसलिए नहीं कि आकलन के बाद अब क्या करना है, इसलिए भी कि वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में हिंदी की अध्यापिका अपने हिंदी को कैसे जिंदा रखने की कोशिश कर रही है, इस बारे में तो मैं स्वागत करता हूं ज्योति जी आपका मेरे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है शिक्षक मंच वेबिनार सीरीज RKSMB के। आपका स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी आप है वो काम कर रही हैं महात्मा गांधी विद्यालय में, जो कि माध्यम विद्यालय है, यानी जहां पे ये रहता है कि जो आपस में बातचीत होगी, जो लिखा पढ़ा जाएगा वो सब अंग्रेजी में होगा, और आप ठहरी हिंदी की अध्यापिका। आपको अजीब नहीं लगता? नहीं, मुझे अजीब नहीं लगता, और बल्कि मेरा ये विचार है कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में बच्चे पढ़कर भूल ना जाए कहीं अपनी सभ्यता, संस्कृति और भाषा। ऐसी है मुझे आशा, इसीलिए मैं पढ़ाती हूँ हिंदी भाषा।
अरे वाह, क्या बात है। आप तो मेरी तरह से ये वो लिखने पढ़ने में भी विश्वास रखती है, आपकी बात से वास्तव में एक एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई मेरे को। तो चलो, हमारा जो मुख्य मकसद है वेबिनार सीरीज करने का, वो मकसद रहता है कि हम हमारे जितने भी शिक्षक साथी उनसे जुड़े रहें, RKSMBK के कार्यक्रम में आने वाली परेशानियों को, शंकाओं का समाधान करें और उनसे सुझाव प्राप्त करें, और उन सुझावों के तहत जो हमें सुझाव मिलते हैं, उनके प्रश्न मिलते हैं, उससे हमारे कार्यक्रम में सुधार करें। और इस सुधार के सोपान को तय करते करते हमने एक आंकलन है वो पूरा कर लिया। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि स्कूल में धरातल में आप काम करती हैं, तो सबसे पहले आपसे कि RKSMBK आंकलन जो इस बार आपने किया, आप भी जुड़ी हुई थी उससे, तो वास्तव में बाकी जो आंकलन होते हैं, यानी टेस्ट होते हैं, परख होते हैं, ऐसे होते हैं, उनसे ये जो आंकलन था वो किस तरह से भिन्न था, ज्योति जी? हाँ जी, सबसे पहले तो इसमें सबसे ज्यादा भिन्न था OCR शीट, क्योंकि अब तक बच्चे कॉपीज में आंसर लिखा करते थे अपना। तो फर्स्ट टाइम ये था जो कि टीचर्स और बच्चों दोनों को ही पसंद आया और अच्छा लगा उनको। उनका एक नया एक्सपीरियंस था और उनको लगा कि हमारा आंसर जल्दी जल्दी से करना आ रहा है, एक नई चीज उनको करने को मिली। ये सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये इस तरीके का करने से बच्चे क्या है, आगे के जो उनके एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जैसे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, उसमें OMR शीट मिलती है बाद में, तो उनको एक तरह से इस समय इससे एक मॉडल पेपर मिल गया, ताकि बाद में जब वो किसी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो इस तरीके से इस अपना एग्जाम देने से फैमिलियर रहेंगे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनको अटपटा लगता है ना, नए नए बच्चे आते हैं कि ये OMR शीट कैसे भरी जाएगी, क्या करी जाएगी। तो हमने तो एक तरह से बहुत छोटे बच्चों को बहुत जल्दी सिखा दिया, तो वो इसके लिए आगे के लिए बहुत अच्छा है, और टीचर्स और बच्चे दोनों इस चीज से बहुत खुश हैं। क्या बात है। यानी कि छोटे बच्चों को बड़े जो आकाश है उसके तारों को गिनना सिखाने की बात हाँ की जी, ज्योति जी ने। एक्चुअली खास बात ये भी थी, ये तो है ही है कि OCR सीट है वो कैसे भरी जाएगी, इसका बच्चों को ज्ञान हुआ, ये तो है ही है। लेकिन खास बात शायद ये भी थी कि पहली बार हमने है जो फोकस किया है वो दक्षता को किया है। हम लोग चाहते ये हैं कि बच्चे जानने की जगह समझें, हाँ जी, जानने की जगह उसका उपयोग करें जीवन में। जबकि उनका जाना हुआ है वो भूला जा सकता है, लेकिन समझा हुआ है वो उनके लिए स्थायी होता है। ये खास बात हमारी है, RKSMBK का थीम की ये अब है। वो हमें सिलेबस पूरा कराने से ज्यादा ये बताना है इस सिलेबस में, इस चैप्टर में, इस पाठ में है ऐसी कौन सी दक्षताएं छुपी हुई है जो हमें विद्यार्थी को बतानी है। चलो कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए कि आप यानी एज ए शिक्षक और आपके साथी शिक्षक हैं, वो क्या इस नई तकनीक का उपयोग करते हुए RKSMBK का जो आंकलन हमने पहला किया उससे वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और आप कैसा महसूस कर रही हैं? हम सभी लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और हमको ये लगा कि ये चीज हम लोग महसूस कर रहे थे कि जो ये 2 साल का लर्निंग गैप हुआ है, तो उसमें बच्चों को बहुत सारी चीजें छूट गई हैं और हमको आगे का करवाना है। तो हमारे पास में ये जो लर्निंग गैप की प्रॉब्लम आ रही थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है इस ऐप ने। इसकी वजह से बच्चों को भी फायदा मिल गया, और जब वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे, अभी और भी आ जाएंगे आगे, और उनका इसका आकलन तो उससे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी टीचर्स को, आपको सबको हंसी भी आएगी कि सबसे ज्यादा टीचर्स को खुशी ये हुई कि हमको कॉपी नहीं चेक करनी पड़ी जाएगी, नंबर मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ जो हमको मेडल मिलते थे ना हर काम करने के बाद, वो ऐसा लगता था जैसे कोई कोई हमको बड़ा इनाम मिल रहा है। बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी, वो इनाम ही था, वास्तव में वो इनाम ही था कि कितनी सारी बाकी जो चीजें हैं वो भी तो आपने बहुत सारा धन कमाया होगा, आपके पास में बहुत सारे गहने होंगे, है तो लॉकर में ही। तो बस इस तरह से एक तरह से लॉकर में आपके जमा होते जा रहे थे सिक्के, मेडल और प्रमाण पत्र, जिसकी अपनी पहचान है, जिसकी अपनी है वो उपयोगिता है। तो वास्तव में खास बात ये आपने जो बताई कि टीचर है इस बात से बहुत खुश थे कि उन्हें कॉपी चेक नहीं करनी पड़ी। हाँ इसका जी, फायदा ये था कि कॉपी चेक करने के बाद में इस पूरे स्टेट लेवल पर
सभी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कॉपी चेक होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां कहीं भी चीटिंग की गई होगी, जहां कहीं भी नकल की कोशिश की होगी, वो पकड़ी जाएगी। यानी खास बात यह है कि टीचर को भी पता रहेगा कि किसी भी प्रश्न का जवाब है वो पर्सन टू पर्सन है, वो वेरी नहीं करेगा, पूरे स्टेट लेवल पे तय होगा। तो ये खास बात थी। इसके अलावा जो खास बात थी ये थी, और फोटो खींचो और स्कैन और अपलोड करो। फोटो खींचने में तो हम लोगों को, कम से कम आप महिलाओं को तो बहुत अच्छा लगता ही लगता होगा, इसलिए अध्यापिकाओं ने ज्यादा आनंद लिया। बस थोड़ा सा चेंज ये था कि अपनी की जगह उसकी पेपर की फोटो खींचनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ एक बात ये भी हुई कि इसमें क्या है, क्लास बहुत जल्दी से पेपर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और पेपर जल्दी से होने के बाद सब लोग नॉर्मल क्लासेस लेने लग गए। कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ कि हाँ कॉपी कलेक्ट करके हाँ उसका वो सब करना है, रिजल्ट निकालना है, कुछ टेंशन नहीं, सब लोग इजी हो गया बिल्कुल, और नॉर्मल स्कूल चलता है वैसे चलता है। बहुत ही बढ़िया बात बताई है ज्योति जी ने कि इसमें ये हमारे स्कूल के दैनिक कार्यक्रम का एक छोटा सा भाग बना, लेकिन वो भाग था बड़ा रोचक था, उसमें बहुत आनंद आया था। और बाकी जो समय था उसने हमारे रेगुलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट नहीं किया। तो हमारा जो RKSMBK का आंकलन था, इसकी खास विशेषता ये थी कि उसने बाकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उस दिन का, उसको कैरी ऑन रखा, उसमें किसी तरह की कोई व्यवधान नहीं पैदा किया, बल्कि टीचर्स को भी, हाँ अपनी नहीं सही, अपने उत्तर पुस्तिकाएं जो बच्चों की थी उनको फोटो खींचने का, उनको स्कैन करने का अवसर है प्रदान किया। अब आप बताइए कि अब जो है इसका ऐप जो हमारा बनाया था RKSMBK का, इसका जो अब तक का उपयोग आपने किया वो कैसा रहा, आपको कैसा लगा उसका उपयोग करना, और RKSMBK ऐप के बारे में आप क्या बताना चाहती हैं? हाँ जी, ये बहुत अच्छा लगा कि हमने जैसे ही बेसलाइन टेस्ट लिया और टेस्ट के नंबर अपलोड करे, वैसे ऑटोमेटिक हमारे पास ग्रुप्स डिवाइड होके आ गए, और डिवाइड होने के बाद फिर हमने उसी तरह से उनको, बच्चों को ग्रुप वाइज क्लास में भी डिवाइड करके इजीली उनको टीचिंग करी, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व करी, जो भी उनका लर्निंग गैप था उसको पूरा करने की कोशिश करी। और इसके साथ साथ जो आकलन होते गए आगे, वो आकलन का बस हमको आकलन करके और सिर्फ अपलोड करना होता था। तो ये इस ऐप का कंटिन्यूअस उपयोग होता रह रहा है। और एक इसकी विशेषता ये भी है कि ये हर थोड़े दिन में अपना अपडेट होता रहता है। ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभी कोई ऐप्स होते हैं जो कि अपडेट नहीं होते, फिर उसमें आगे प्रॉब्लम आती है, ये चीज इसकी बहुत अच्छी है। ऐप की खास विशेषता है कि उसको ऐप करते जाओ, एड अपडेट है वो अपने आप होता है, बस आप तो है उसे यूज करते जाओ दैनिक का, और आपकी किसी भी गतिविधि के बाद का जो कार्यक्रम है उसे करें, सिक्के कमाएं, और ये अपने आप है वो अपडेट है वो होता रहेगा। ये खास बात है जो मैम ने हमें बताई। अब मुझे आप ये बताएं कि अब जो है आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि RKSMBK का जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है उसके बारे में आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि क्या होना चाहिए, इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, आपका कोई सुझाव हो, या फिर और कोई ऐसी बात जो हमारे को इस कार्यक्रम को परिष्कृत करने में, इसको बढ़ाने में, इसको और अच्छा बनाने में योगदान दे सकती है? ज्योति जी। हाँ जी, मैं एक इसमें सजेशन देना चाहूंगी कि ये वर्कबुक्स जो अब की बार थोड़ा सा लेट मिली थी, तो अगर हम इनको चलते सेशन के बजाय अगर हम इनको समर वेकेशन के पहले दे दें बच्चों को, ताकि वो छुट्टियों में घर पे करते रहें, तो इससे क्या होगा कि उनको एक तो उनके पास कुछ वर्क रहेगा करने के लिए, इंटरेस्टिंग वर्क रहेगा, वर्क ही नहीं इंटरेस्टिंग वर्क रहेगा, और वो उसको जब करके जुलाई में स्कूल आएंगे, जो स्कूल खुलेंगे तो वो लेके आएंगे, तो उनसे क्या है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे टीचर्स के साथ। और इतने दिन से जो उनका घर पे बैठे हुए थे, पढ़ाई से थोड़ा सा नाता टूटा हुआ था, कह सकते हैं कि बच्चे घर में छुट्टियों में खेला कूदा करते हैं, तो वो जब कुछ दिन नए नए आते हैं स्कूल में तो फैमिलियर होने लगेंगे और फिर इजी हो जाएंगे पढ़ाई में। और इससे क्या होगा कि हम लोगों को उनकी जो कमियां हैं, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो प्रॉब्लम से हम उनको उनकी कमियां पहचान पाएंगे,
और फिर हमको हेल्प मिलेगी कि इनको किस साइड में आगे बढ़ाना है, किस तरीके से इनको हम टैकल करें कि ये इनकी प्रॉब्लम है वो आगे बढ़ जाए। और इस वजह से वो क्या होंगे, पढ़ाई के तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके सारी उसमें छोटे छोटे से वर्कशीट्स होती हैं, उसको करने में उनको बहुत मजा आता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने जब वर्कबुक दी थी तो बच्चे, हम लोग कहते एक शीट करके लानी, वो 3-3 कर लाते थे। तो इसलिए ऐसी चीज अगर इनको छुट्टियों में मिलेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और हमको फिर नेक्स्ट सेशन में उनको जल्दी से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर हम अपना सिलेबस बाकी का करवा सकते हैं, ये अगर हो सके तो। वास्तव में ज्योति जी, टीचर्स है वो RKSM के कार्यक्रम को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैंने इन आंकलन के दौरान है वो टोंक जिले का विजिट किया था। टोंक जिले में एक स्कूल थी जिसका नाम था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निवाई, किसी शहीद या भामाशाह के नाम पर थी, वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही। पर मैं वहां जाकर के उस स्कूल में, मेरे साथ में उस समय है वहां पे जो CDO कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी है वो भी साथ थे, वहाँ की CBO भी साथ थी। जब मैंने वहाँ जाकर के प्रिंसिपल साहब से पूछा कि आपके यहाँ स्कैन की क्या स्थिति है, तो उन्होंने तुरंत है वो परीक्षा प्रभारी को बुलाया, जो L1 टीचर थी। और वो टीचर जब आई, बड़ी दौड़ती हुई आई, क्योंकि परीक्षा उस समय पूरी हुई हुई थी या होनी शुरू होने वाली थी शायद। वो आई, उनसे मैंने पूछा कि आपके स्कैन करने की क्या स्थिति है, आपने है स्कैन क्या किया? उन्होंने कहा कि स्कैन कर दिया सर। प्रिंसिपल साहब बोले कि सर एक टीचर का तो है वो एक्सीडेंट हो गया, वो आज नहीं आई है, और एक हमारी टीचर है वो प्रसूति अवकाश पर गई है। कौन बता रहा है मुझे? ये प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं। वो प्रभारी जो टीचर थी उसने बोला, मुझे बताया कि नहीं नहीं सर, उसकी भी कर दी मैंने, अपलोड कर दी स्कैन करके। तो मैंने कहा आपने तो अपनी की होगी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने मेरी तो की, उसके बाद में है चूंकि एक्सीडेंट हो गया तो उससे OTP मांग ली और मैंने स्कैन कर दी। इसी तरह से जो प्रसूति अवकाश उस पर भी बहुत इंप्रेस हुआ। और उसने जो इतना बड़ा काम किया था और बड़े हंसते हंसते किया था, उसका वो कहीं रिकॉग्नाइजेशन नहीं चाह रही थी, उसने ये बताया और चली गई। लेकिन मुझे ये जो उस वाकया था बहुत अच्छा लगा। मैंने निदेशालय में शेयर किया, डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया, और डायरेक्टर साहब की तरफ से फिर उसे एक TO लेटर है, अशासकीय पत्र है, प्रशंसा के रूप में उसे भिजवाया गया। मैं वहां से निकल गया था लेकिन मैंने वहां तक पहुंचाया। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये घटना सुनाने का कारण यही था कि हमारे शिक्षक है वो इस कार्यक्रम के वास्तव में नींव की ईंट है। वो लोग हैं बिना किसी प्रसिद्धि प्राप्त करने की लालसा लिए अपने काम में जुटे हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम आया उसमें भी, तो उनसे ही अपेक्षा मेरी इतनी पूरी घटना बताने की कि इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को दक्षताओं को विद्यार्थियों तक पहुंचाना, विद्यार्थी दक्ष हो जाएं, जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं वो सीख जाएं। बस इतनी सी बात है। और RKSM का हमारा उद्देश्य है, अपेक्षाएं हमारी वो यही है कि हमारा विद्यार्थी है वो जिन बातों को सीखने के लिए विद्यालय में आया है, उसके पाठ्यक्रम में जो दक्षताएं निहित है वो कम से कम उसमें परिपूर्ण हो जाए। और शिक्षकों से यह आग्रह मेरा कि सिलेबस पूरा करने के उद्देश्य के स्थान पर यह उद्देश्य हो कि जो आप सिखाना तय करके आए हैं अपने सिलेबस के अनुसार, अपने चैप्टर के अनुसार, वह सिखाना तय करें, पढ़ाना नहीं सिखाना। पढ़ाने के साथ साथ सिखाना, हमारे लिए सिखाना जो है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट है ना, टीचिंग है आपने की है तो सहयोग करें कि वो सीख जाए। तो यह खास हमारी अपेक्षाएं हैं। और अब चूंकि आकलन हो गया है, आकलन के कुछ दिन बाद में आपके सामने परिणाम भी आ जाएगा, और परिणाम भी आएगा हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के रूप में, कलरफुल, और उसमें लिखी होंगी दक्षताएं, और वो सामने होगा कि कौन सा विद्यार्थी किन दक्षताओं में कितना है वो निपुण हो गया है, यानी कि किन दक्षताओं में अभी भी वो संघर्ष कर रहा है, कहाँ उसे अभी शुरुआत करनी है, कहाँ उसने पूर्ण कर लिया है। ये सब चीजें हैं वो उसके साथ में रहेगी। तो यह एक खास बात रहेगी। और वो कलरफुल जो कार्ड होगा वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस विद्यार्थी तक पहुंचाएं, वरना है टीचर तक पहुंचाएंगे, अभिभावक तक पहुंचाएंगे, तो अभिभावक, टीचर और खुद विद्यार्थी को इस बात का पता रहेगा कि इस दक्षता में मुझे अभी भी और मेहनत करनी है। तो ये खास बात है। अब जो है हमारा ये पूरा हो गया पहला आकलन।
परिणाम भी आने वाला है, बहुत जल्दी आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अपना काम कर रही है। तो अब आगे क्या? अब जो हमारा जो रेमेडिएशन है, उपचारात्मक शिक्षण है, वो कैसे काम करेगा, उसको कैसे है वो काम करेंगे, है ना, ओसीआर अपलोड होने के बाद में अब क्या हाँ, होगा? अब हमको फिर से ये ओसीआर का रिजल्ट आएगा, इससे उनकी फिर जो प्रोग्रेस है वो पता चल जाएगी, और ये भी पता चलेगा कि हाँ अभी भी कहाँ पे इनकी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, तो उसको वापस इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये मौका मिलेगा कि उससे इस ओसीआर वाले रिजल्ट से मालूम पड़ेगा। तो उसी अकॉर्डिंग उन बच्चों को उसी तरीके से टैकल करने के लिए ये दिशा निर्देश मिल जाएगा इससे। सबसे बड़ी बात तो ये है ज्योति जी की हमने है बेसलाइन असेसमेंट किया था, और हाँ जी। बेसलाइन असेसमेंट के बाद में हमने ग्रुप बनाए थे, 2 ग्रुप हमारे बने थे, और दोनों ग्रुपों में हमने फिर टीचिंग की थी। ग्रुप टीचिंग है वो ग्रुप टीचिंग की थी, और हमने टारगेटेड सपोर्ट किया था टीचर्स में, स्पेसिफिकली जो हमारा असेसमेंट आया था बेसलाइन के बाद में एनालाइज। अब क्या दोबारा हमारे पास में एनालाइज होकर के आएगा कि कौन सा विद्यार्थी, तो हमसे सबसे पहला काम जो कर सकते हैं वो है रिसफल कर सकते हैं ग्रुप में। हो सकता है कि कुछ बच्चों ने बहुत तेजी से पढ़ना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया, कुछ बच्चे सीखने में अभी भी थोड़ा धीरे हैं, और तेजी की जरूरत। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप है वो बदल देंगे। और दूसरी बात ये है कि हम लोग है वो खास बात ये करेंगे कि गतिविधियां हैं वो तय करेंगे, नई नई गतिविधियां जो कि पीछे रह गए उन बच्चों के लिए भी होगी, जो दक्षता उन्हें शामिल करनी है, उन्हें सीखनी है, उसके लिए भी होगी, और उनके लिए भी होगी जो नई दक्षताएं अब हमारे वर्कबुक में तय की हुई है। तो ये जो गतिविधियां हैं, आप है वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ाती हैं, हिंदी पढ़ाती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप है कक्षा कौन 8 को पढ़ाती हैं, 6 को पढ़ाती हैं, 7 को पढ़ाती हैं? तो बच्चे थोड़ा सा है वो बेसिक भाषा का ज्ञान है वो ले पाते हैं, उसके बाद में वो लोग इस स्तर पे पहुंच जाते हैं कि उन लोगों को पढ़ना लिखना है वो काफी अच्छी तरह से आ जाता है, व्याकरण का ज्ञान भी यहाँ पर कम से कम कमोवेश शुरू हो जाता है। तो आप क्या किसी गतिविधि का उपयोग करती हैं, और करती हैं तो वो क्या रोचक होती है, और रोचक होती है तो हम सब टीचर्स हैं जानना चाहेंगे कि उन गतिविधियों को जो आप बताएंगे और हम हमारे विद्यालय में भी उसे लागू करें। ज्योति जी, हाँ जी, मैं जहाँ तक कोई सी होता भी गतिविधि जो आप पढ़ाने बहुत कुछ पॉसिबल हाँ होता है, जहाँ तक पॉसिबल होता है कुछ ना कुछ नई गतिविधि हर लेसन के साथ जोड़ने की कोशिश करती हूँ मैं। कई बार तो बच्चों से कहती हूँ कि वो खुद जैसे कुछ अलग चीज बना के लाएं, उनको थोड़ा सा गाइड करती हूँ, जैसे अपोजिट वर्ड्स वगैरह हैं तो अपोजिट वर्ड्स की पिक्चर्स लगा देते हैं हम, जैसे डे नाइट है तो उसमें डे का वो सूरज निकला हुआ दिखा दिया, नाइट का वो दिखा दिया। इस तरीके से ऐसे कोई ना कोई उसमें व्याकरण के हैं उसमें भी ले लेते हैं। कभी कभी कोई लेसन भी ऐसा आता है कि जैसे अभी एक पिछले दिनों मैंने एक पढ़ाया था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, 8th क्लास का लेसन है। उसमें चिट्ठियां, क्योंकि बच्चे चिट्ठी जानते ही नहीं आजकल के बच्चे, उन्होंने ना तो अपने सामने चिट्ठी आते देखी है, ना उन्होंने कभी चिट्ठी भेजी है। तो मैंने जब उन बच्चों से पूछा तो पूरी क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने कि चिट्ठी लिखी थी या चिट्ठी आते देखी थी। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इनको ये चीज अनुभव कराना बहुत जरूरी है। मैंने पोस्ट ऑफिस जाके पूरी क्लास के लिए पोस्ट कार्ड खरीदे और पोस्ट कार्ड लाके उन बच्चों को एक पोस्ट कार्ड बांट दिया और उनसे कहा कि पहले तो तुम अपने घर से अपने कोई चाचा, नाना, दादा, मौसी, मामा, जिसका भी चिट्ठी लिखना चाहो उनका एड्रेस लिखवा के लाओ घर से, अपने मम्मी पापा से पूछ के। तो बच्चे बहुत खुश हुए कि हम चिट्ठी भेजेंगे तो जाएगी क्या उनके पास? मैंने कहा जरूर जाएगी। फिर मैंने कहा एड्रेस सही लिखवा के लाना। तो बच्चे बहुत शौक से वो पोस्ट कार्ड ले गए और घर पे अपने मम्मी पापा से एड्रेस लिखवा के लाए नेक्स्ट डे। अब मैंने कहा अब तुम सब लोग क्लास में बैठ के और अपनी चिट्ठी लिखो, अपने अपने जिनको भी लिखना। उन बच्चों ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख के उनको बताया। उनको ये भी नहीं पता था आजकल के बच्चों को कि चिट्ठी कहाँ डाली जाती है। मैंने उनको लेटर बॉक्स बताया कहाँ कहाँ लगे हुए लेटर बॉक्स, हेड पोस्ट ऑफिस कहाँ है। तो वो लोग बकायदा चिट्ठी डाल के आए और मैंने कहा तुम लोग सब अपने जिनको भी चिट्ठी लिख रहा हो उसमें लिखो कि जरूर
आपको इसका जवाब भी देना है, और नहीं तो फोन कॉल से उनको कहो आपकी मेरी जो चिट्ठी आ रही है उसका जवाब भेजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, उन बच्चों ने इतनी खुशी से चिट्ठी भेजी है, और उन चिट्ठियों के जवाब आए जो, तो उनको पता लगा अच्छा मैम हमको पता चला कि है ना, आप ऐसे डाकिया चिट्ठी लाता है। इतने खुश हुए कि बहुत ही ज्यादा, मेरे को लगा कि मैंने ये छोटा सा प्रयोग किया था लेकिन बहुत ही सफल रहा। और अब उनको मैंने कहा कि तुम कुछ कुछ दिनों में ऐसे चिट्ठी लिखते रहा करो, क्योंकि हमारा पत्र लेखन एक भाग है उसका हिंदी का, जो कि हमको स्कूल में हम सिखाते हैं। तो अगर ये नहीं करवाया होता तो वो एक कॉपी में करा हुआ एक काम और एग्जाम में लेटर आता वो लिखने वाला ही रह जाता। और इस तरीके से क्या हुआ कि वो प्रैक्टिकल हो गया, और उनको लगा कि हाँ उनको भेजना चाहिए। और उनको ये भी नहीं मालूम था कि इस पे लिफाफा जो भेजते हैं उसमें टिकट लगता है, तो वो टिकट कितने का लगता है, कैसे लगता है, ये सारा प्रोसेस उस लेसन को पढ़ाने के दौरान मैंने उनको अच्छे से समझा, बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ा उन्होंने। और अब वो आके मेरे को बताया हमारे उनकी चिट्ठी आई, हमारे नाना की चिट्ठी आई, हमारे मौसी की चिट्ठी आई है, हमारे दादाजी ने कहा है कि तुमने बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी है। और बच्चों को क्या लिखने का तरीका भी आया है इससे, क्योंकि उन्होंने पहली बार लिखी थी, उनको थोड़ा सा बताया मैंने कुछ, उन्होंने अपने आप लिखा लेकिन बहुत अच्छा लिखा। क्या बात है मैम। हम तो बस बिल्कुल आपको सुनते ही रह गए, निशब्द होकर के आपके साथ बहते गए उस दुनिया में। उस गीत याद आ रहा था मुझे कि आ, चिट्ठी आई है, पंकज हाँ उधास की हाँ गजल थी शायद, कि हाँ बड़े, जी, हाँ बड़े दिनों। बड़े दिनों के बाद। हाँ हाँ, वास्तव में सही बात यह है कि चिट्ठी, ये जो आजकल ईमेल की, फैक्स फैक्स का भी आजकल जमाना चला गया, ईमेल की दुनिया में और मोबाइल की दुनिया में चिट्ठियों से बच्चों को रूबरू कराना, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं वो पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र है उनके बारे में नहीं जानते होंगे। लिफाफे के बारे में सिर्फ इतने जानते होंगे कि लिफाफे में कागज डाले जाते हैं, लेकिन इस नहीं जानते। हाँ जी। ऐसे में आपने इस तरह का एक रोचक प्रयोग किया, बच्चों में जिज्ञासा पैदा हुई, पोस्ट ऑफिस के बारे में वो जाना, वास्तव में सराहनीय काम आपका रहा है। अब है हमें करना क्या है कि आगे हमारे को कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग है वो जारी रखना है। जितनी भी कार्य पुस्तिकाएं हैं अभी इतिश्री नहीं है, जहां पर बच्चे कुछ आगे चले गए तो वहां पे दोहराने का प्रयास करें आपके होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के आधार पर, और साथ साथ है गतिविधि बनाएं। आपके पास में एबीएल किट होगा, एबीएल किट है, हाँ जी। एबीएल किट में बहुत सारी गतिविधियां हैं, परंतु हाँ जी। केवल आपको एबीएल किट के बक्से तक नहीं सीमित होना है। बक्से से बाहर आइए, आउट ऑफ बॉक्स सोचिए, और अपनी अपनी गतिविधियां जैसे कि मैडम ज्योति जी ने बनाई है, बताई है, उसी तरह की नवीन गतिविधियां हैं वो बनाएं, और बनाने के बाद में और उन्हें करें। वास्तव में क्या होता है कि जहां पर भी आनंद आता है, जिसमें रुचिकर जो चीज होती है वो स्थायी होती है, उसके तरफ बच्चा आएगा। और बच्चे को खास बात यह है कि जितनी ज्यादा है आप अपनी है गतिविधियों में, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे, उसको मौका देंगे, उसको भय नहीं देंगे, उसको उसमें खुशी होनी चाहिए। गलत जो काम करेगा उससे गलतियां होगी, उसकी गलतियों को भी सही दिशा की ओर आए, सुधार की तरफ आए। हम गलती में कि तुमने गलत करके ले आए, उसको डांटना, डराना, ये सब है हमारे इस कार्यक्रम में, उसकी कहीं भी स्थान नहीं है। तो खास बात यह है कि हम लोग है उनको ये कहें कि आप लोग है उसको इन्वॉल्वमेंट दें, खास काम है। अब ये बताएं कि आपने सुना है कि हम लोगों ने ऐप मेंटर्स बनाए हैं ब्लॉक में, आपके हाँ ऐप जी। मेंटर्स ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? हाँ जी, वो हमको जब ये इसमें जो अभी ओसीआर वाला करना था तब उस समय ऐप मेंटर से हमने कई चीजों के लिए हेल्प ली, क्योंकि कई बार वो अपलोड करने वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आई थी, एक दो फर्स्ट करा था तो उनसे कांटेक्ट करा था, उन्होंने हमारी हेल्प करी थी। मैं जान सकता हूँ आपका ऐप मेंटर कौन था, ये कौन थी? हम्म, जी नाम याद, नाम याद नहीं यार सुनीता आपका? जी थी, सुनीता जी। सुनीता जी गुलाटी? हाँ जी। अच्छा, कोई बात नहीं। जो अब हमारे जो कार्यक्रम है, जैसा कि आपने आंकलन किया, और कोई इसमें सुझाव आपके होंगे तो आप हमारे वेबिनार के 7वें दिन का वेट न करें, अपने सीबीओ को, ऐप मेंटर्स को है वो इसके बारे में फीडबैक
जरूर दें। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि हमारा जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य है वो विद्यार्थियों को दक्षता आधारित शिक्षण देना, और टीचर्स का और बच्चों का है वो सकारात्मक स्व प्रेरणा से सहयोग लेना है। आप लोग स्व प्रेरित होकर के इसमें जुड़ेंगे तो फिर है हमारा परिणाम है वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि कोई भी शिक्षक है ये कहेगा कि मेरा ओसीआर है वो अपलोड नहीं हुआ, हाँ जी। फिर डेटा एंट्री कैसे करेंगे? बच्चा तो रह जाएगा, उसका रिजल्ट तो रह गया, फिर क्या करना है आपको? नहीं, वो अगर छूट जाता है तो उसमें एक प्रोसेस दिया हुआ है कि अगर बच्चा छूट जाता है तो आप लास्ट में एंट्री कर सकते हैं। ये उस ऐप में फैसिलिटी दी हुई है। तो उस तरीके से अगर कई बार ऐसा भी होता है कि गलती से उसमें दोनों ऑप्शन आ रहे थे कि ऐप उसका ओसीआर अपलोड करा जाए या वो बच्चा एब्सेंट है। तो गलती से अगर एब्सेंट पे क्लिक हो गया तो वो बच्चा आगे निकल जाता है, नेक्स्ट बच्चे का आ जाता था अपलोडिंग। तो उसके लिए वो लास्ट में जब सारे अपलोड हो जाते थे पूरी क्लास के, तो लास्ट में उस वाले ओसीआर को हम फिर से क्लिक करके और उस बच्चे का कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी छूटने की संभावना नहीं है। मैं ज्योति जी को और उनके हमारे सभी टीचर साथियों को बताना चाहूंगा, अगर कोई किसी कारण से विद्यार्थी की ओसीआर सीट अपलोड नहीं हो पाई है, ऐप में किसी टेक्निकल रीजन से या मैप नहीं होने के कारण से या और किसी भी कारण से, तो हमारे लिए हमेशा का अल्लाह दीन का चिराग हमारा शाला दर्पण तैयार है। आप लोग है शाला दर्पण पे आइए। जैसे टीचर्स का कोई भी कारण है, नया आया है, मैपिंग नहीं हुई, विषयाध्यापक है वो कोई और है, कई जगह ये आया था कि लाइब्रेरियन पढ़ा रहा था उस विषय को, लैब असिस्टेंट पढ़ा रहा था जो मैप्ड नहीं था, तो कोई बात नहीं, आप शाला दर्पण पे मॉड्यूल बना हुआ है, उस पे जाएं, शाला दर्पण पे लॉगिन करें, RKSMB के ऐप पे जाएं और RKSMB के में वहां नीचे आएगा अक्टूबर एंट्री, वहां क्लिक करें। अक्टूबर एंट्री जब क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर है उस विद्यार्थी का नाम भरना है और उनके द्वारा OCR में कौन कौन से सवाल ठीक किए हैं, कितने सवाल ठीक किए हैं, उनके बारे में अंकन कर देना है। और अंकन करने से क्या होगा कि यह विद्यार्थी जो है जिसका OCR सीट अपलोड नहीं हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास में इसका डेटा है, स्कैन होकर के नहीं पहुंचा, तो कोई बात नहीं, शाला दर्पण ने उसकी कमी पूरी कर दी। जो हमारा कमी है, हमारी सहायता शाला दर्पण हमेशा करता है, तो इस बार भी वो स्टैंड बाई में हमारे लिए वैकल्पिक व्यवस्था में हमारे लिए तैयार है। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो बाकी सभी साथियों को, जितने लोग भी जुड़ सुन रहे हैं या फिर बाद में यूट्यूब पे लाइव होकर के यूट्यूब पे भी देखेंगे हमारा ये जो कार्यक्रम है, मैडम वो ज्योति जी, ये यूट्यूब पे भी जाता है, हमारा ऑफिशियल चैनल है। अच्छा। तो जब भी ये और इससे पहले के जितने एपिसोड हैं वो वहां पर है, और हर एक जो हमारा ये कार्यक्रम होता है वो सामयिक विषयों पे, RKSMB के सामयिक जो व्यवस्था होती है, परिस्थिति होती है, विषय होते हैं, उनको लेकर के, और है हमारे दक्ष लोग होते हैं जो गेस्ट होते हैं, जो वास्तव में काम कर रहे होते हैं उस पर, उनके साथ में बातचीत होती है, और जिससे कि है शिक्षकों के पास में संदेश पहुंच जाए। मुख्य मकसद इसलिए ये होता है। तो अगर जो हमें नहीं सुन पा रहे हैं, अभी हमारे साथ में नहीं है, वो भी है, वो हमारे रिकॉर्डेड वर्जन को यूट्यूब पे देख सकते हैं। और खास बात यह है कि कोई भी विद्यार्थी जिसने परीक्षा दी थी लेकिन उसकी OCR सीट है वो अपलोड नहीं हो पाई, स्कैन नहीं हो पाई, रिजेक्शन में आ गई, एरर आ गया, वो डरे नहीं, घबराए नहीं, उस बच्चे की परीक्षा को माना जाएगा। करना यह है कि आपको शाला दर्पण पे आना है और आने के बाद में शाला दर्पण पे एंट्री करनी है, खास बात ये है। तो ये अब अगला सवाल मेरा है कि कार्यक्रम का जो अगला चरण है, नेक्स्ट स्टेप है, वो क्या होगा ज्योति जी? ये तो अब इसका रिजल्ट आएगा, जो अभी हमने OCR शीट लोड करी है, इसका रिजल्ट आएगा जो कि बच्चों को एक नई ऊर्जा देगा। क्योंकि जैसा कि आप बता रहे थे, बहुत वो कलरफुल उसका कार्ड वगैरह बनाया है जो बच्चों को मिलेगा, तो उससे बच्चे बड़े उत्साहित होंगे कि हमको बहुत अच्छा वो रिजल्ट मिला है। और टीचर्स को ये फायदा रहेगा कि वो उस OCR शीट से ही
डिसाइड करेंगे कि हमको किस बच्चे को किस लेवल तक ले जाना है, अभी भी हमारे इन बच्चों में क्या कमी रह जा रही है, ये उनको इससे इंडिकेट हो जाएगा। ये करने के बाद हम आगे की चीजें शुरू करेंगे ताकि वो बच्चा जिस क्लास में है वो उस लेवल तक पहुंचने में उसको आसानी रहे, क्योंकि हम देख ही रहे हैं लेवल नीचा है ही सही। और इसीलिए जो ये प्रोग्राम शुरू करा गया है, तो ये प्रोग्राम पूरा हो, सक्सेस हो। और ये जो आपकी मेन कॉन्सेप्ट यही था कि भाई बच्चा को समझना चाहिए, केवल वो बच्चा पढ़ना रटना ही नहीं, उसको समझना चाहिए, सब बात समझ में आनी चाहिए। तो वो चीज क्लियर हो जाएगी और इसके बाद हम लोगों को भी उनको ये करवाने में एक क्या कहना चाहिए, गाइडलाइन मिल गई, एक सहारा सा मिला है कि हम लोग इसके सहारे से हम बच्चों को किस तरह से, क्योंकि हम लोग को पहले प्रॉब्लम में थे कि इन बच्चों को कैसे हम बराबरी में लाएं, कैसे इनको करवाएंगे आगे, ये चीज बहुत अच्छी मिल गई है। और आगे जो इनका एग्जाम होगा, ये हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह, तो इसका इफेक्ट उसमें भी दिखाई देगा, क्योंकि उन्होंने ये चीज सीख ली है, तो बच्चे में भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है थोड़ा सा। ये चीज आगे की रहेगी। और अगले जो होंगे तो उसमें जहां तक मेरी उम्मीद है कि बच्चे आगे से आगे बढ़ेंगे और जितना उनका मतलब आगे बढ़ने की जो स्पीड थी, गति थी, वो अब फास्ट हो जाएगी। ज्योति जी, आपने कहा कि इनका लेवल है वो नीचा है ही, तो मैं कह दूं कि लेवल नीचा भले ही हो, हमारे सबके विद्यार्थियों के शिक्षकों के हौसले बहुत बुलंद है, आसमान को छूने वाले हौसले हैं। अगर हमारा लेवल नीचा भी है तो हम लोग हैं उसको ऊपर लेके आएंगे, और जिस स्तर पर हमें दक्षताएं विद्यार्थी तक पहुंचानी है जरूर पहुंचाएंगे। इसके लिए हम नई नई गतिविधियां इजाद करेंगे, या आप जैसे जो है सुधी पुरुष होंगे, सुधी महिलाएं होंगी, उनसे हम लोग ये प्राप्त करेंगे गतिविधियां, और हमारी कक्षा में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा जो ये पूरा कार्यक्रम होता है उसमें खास बात ये होती है कि टीचर्स का है उनको इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे मैंने बताया कि कार्यक्रम की सार्थकता तभी होती है जबकि वो द्विपक्षीय हो, जो हमारा श्रोता है, जो हमारा दर्शक है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो पाए। तो इसलिए उनके सवाल हम लोग अवश्य लेते हैं। उनके सवालात मेरे पास में आने शुरू हो गए हैं। मुकेश कुमार जी सैन हैं, सैन साहब पूछ रहे हैं कि मिड लाइन टेस्ट कब लेना होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा है, शिविरा पंचांग में नियत है, उसके संशोधन का दोबारा है, वो एक जो है आपके डेट भी आई थी, वो डेट है वो 8 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में आपको ये टेस्ट लेना है। और खास बात ये है कि हमारा जो ये टेस्ट होगा 8 से 20 तक का टेस्ट, वो जो टेस्ट होगा उसमें RKSMBK का सेकंड आंकलन भी होगा, दूसरा आंकलन भी होगा। तो ये बात खास रूप से ध्यान दीजिए कि हमारा जो दूसरा आंकलन होगा वो जो होगा वो भी 3 सब्जेक्ट्स का होगा, वो 8 से 20 के बीच में होगा। आपको जल्दी ही उसकी तारीख बता दी जाएगी, और बाकी जो विषय हैं उनका भी, और 8 ग्रेड का हिंदी गणित और विज्ञान के, हिंदी गणित और अंग्रेजी के 8 ग्रेड की परीक्षा भी इस 8 से 20 के बीच में होगी। ये मुकेश जी कुमार जी सैन बोल रहे थे। एक और मुकेश हैं, उनका सवाल है कि शाला दर्पण पर कक्षा 3 के का नामांकन शो हो रहा है, लेकिन 12 ही हो रहा है, कुल 13 बच्चे हैं और 12 ही हो रहा है, तो ऐसे में बेसमेंट अलॉटमेंट कर दिया है, ऑनलाइन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले शाला दर्पण के जो हेल्प डेस्क है उससे संपर्क किया जाए, और उसको करने के बाद में इसको अपडेट किया जाए। और एक और सवाल आया है योगेंद्र जी सोमानी साहब का, वो कह रहे हैं कि श्रीमान जी SA1 समाप्त हो चुका है, अब ऐप मेंटर्स क्या काम रहेगा, क्योंकि सभी शिक्षकों को ऐप के संबंध में बहुत सारी जानकारी दी जा चुकी है। लगता है कि योगेंद्र जी सोमानी वो खुद है, वो ऐप मेंटर्स हैं। योगेंद्र जी, आपका काम खत्म नहीं होगा जब तक कार्यक्रम चलेगा, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। वास्तव में PO लेवल तक के जो नॉड है, हमारी जो सीधी सीधी पहुंच है, वो आप लोग हैं, ऐप मेंटर्स हैं। ऐप मेंटर्स इस ऐप में आने वाली, चूंकि अभी तो ऐप का एक ही फेज पूरा हुआ है,
इसके बाद के कई फेजेस होने बाकी हैं, न केवल RKSM प्रोग्राम के, बाकी ऐप के भी। तो आपका सहयोग हमें मिलता ही रहेगा और मिलना ही चाहिए। खास बात यह है कि ज्योति जी, आपसे फिर मैं पूछना चाहूंगा कि आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताइए कि अगर हमारे पास में कुछ और प्रोग्राम्स हैं वो जो रिलेटेड होंगे गतिविधियों से, वो हम लोग किस प्रकार से आप सजेस्ट करेंगे छोटे बच्चों के लिए भाषा शिक्षण में हम लोग किस प्रकार की गतिविधियों को शामिल कर सकते हैं? ज्योति जी। जैसे अभी मैंने बताया कि छोटे छोटे बच्चों को चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को क्या ड्राइंग करने का बहुत शौक होता है, तो हम अगर जैसे अभी मैंने 6th 7th क्लास में 8th क्लास में बच्चों को कहा कि हम जो जो कवियों की कविताएं पढ़ रहे हैं या हम कहानी पढ़ रहे हैं, तो उसको आप, क्योंकि बच्चे आजकल नेट से कनेक्ट हैं, क्योंकि हम लोग सब ऐसे ही प्रोग्राम कर रहे हैं कंटिन्यूस, तो मैंने उनसे कहा कि तुम अपने लेखक और कवियों की पिक्चर्स सर्च करो और उसका प्रिंट देख के या तो उसको देख देख के तुम उसको स्केच करो। तो और या फिर आपको अगर कहीं पे पिक्चर मिलती है तो आप उसकी पिक्चर लाके यहाँ पे एक फाइल बनाइए, उसमें चिपकाइए और उसकी कौन सी कविता है वो लिखिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, बच्चों ने पेपर कटिंग करके पिक्चर चिपकाने के बजाय स्केच करना ज्यादा पसंद किया और उनकी वो बुकलेट्स तैयार हो गई है। और एक एक वो बच्चे ने उसको कर करके केवल स्केच ही नहीं करा, उसमें कलरफुल बनाया, उसको बहुत अपनी इमेजिनेशन से उसको और अच्छा बनाया है। इसके अलावा जैसे छोटी कविताएं होती है, छोटी क्लासेस जो होती है उनके बच्चों को छोटी छोटी कविताएं होती है, वो कविताएं जैसे कभी किसी गुब्बारे पे है, कोई सब्जियों फलों पे कविताएं होती हैं, जानवरों पे होती हैं, तो हम उनको जानवरों के उनको अगर कहें कि ये आप कविता भी लिखिए, साथ में उनका चित्र भी लगाइए जिसके बारे में कविता है, तो बच्चे बहुत शौक से ये काम करते हैं और अभी कर भी रहे हैं। मैंने ये अपने साथ, जो मेरे साथ जो और टीचर्स काम कर रही हैं, उन्होंने भी ये प्रयोग करे हैं और बच्चों ने बहुत शौक से, और उसका इफेक्ट इतना हुआ उनको ड्राइंग करने के लिए जो मौका दिया। अभी दिवाली के बाद जब स्कूल खुले तो बच्चों ने उस फाइल बनाने के साथ साथ हम लोगों के लिए, टीचर्स के लिए दिवाली का ग्रीटिंग कार्ड भी बना के लाए और वो कार्ड हमको दिए। उन्होंने टीचर्स डे पे भी कार्ड बनाए, वो भी बना के दिए, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी, हम अगर थोड़ा सा उनको डायरेक्शन देते हैं ना तो वो अपने आप उस साइड आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो ये चीज देखनी है। क्रिएटिविटी के बारे में उन्होंने कहा कि उनके विद्यार्थियों ने क्रिएटिविटी की, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए। हम लोग भी क्रिएटिविटी की काम को है वो जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ में बहुत सारे शिक्षक हैं जिन्हें बहुत क्रिएटिव शिक्षक हैं, वो बहुत अच्छी गतिविधियां बनाते हैं और बहुत सारे अपने वीडियो बना करके और अपलोड करते हैं, अपने टीचर्स को, अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। इसके अलावा है बहुत सारी गतिविधियां खुद बनाते हैं और इसको लेकर के हमने प्रोग्राम शुरू किया था डिजिटल दक्ष शिक्षक, यानी कि ऐप है वो सिर्फ परीक्षा लेने के लिए, आंकलन करने के लिए नहीं है। ऐप के माध्यम से अब आपको बहुत सारी गतिविधियां, हर चैप्टर की गतिविधियां, हर विषय की गतिविधियां, हर क्लास की गतिविधियां वीडियो के रूप में है वो एक्टिवली आप ही में से जो सेलेक्टेड टीचर्स हैं, जो हमें कहलाएंगे डिजिटल दक्ष शिक्षक, उनके माध्यम से तैयार करके आपको मिलने वाली है। यानी कि आप चाहते हैं कि गणित में आप लोग हैं वो हसल का जोड़ करना चाहते हैं, बच्चा नहीं आ पा रहा है, आपके पास में कोई बहुत बढ़िया गतिविधि नहीं है, तो आप आइएगा ऐप पे, ऐप में ढूंढिएगा, क्लास लगाइएगा, विषय लगाइएगा और आपको उससे रिलेटेड वीडियो है वो वहां मिलने वाला है बहुत सारा। और आज है हम लोग इस VC के बाद में मेरा कार्यक्रम है उन लोगों के साथ में वार्ता करने का, उन सब लोगों के साथ में बातचीत करने का, जिससे कि हमारे डिजिटल दक्ष शिक्षक है वो अगले काम को अंजाम दे सके और हम इसी ऐप पे आप लोगों के लिए और बेहतर है वो सहायक सामग्री है वो उपलब्ध करा सके। ज्योति जी, आपने हमारे साथ यहाँ पे आप आई, आपने मेरे इस कार्यक्रम में शिक्षक मंच वेबिनार में
भाग लिया, RKSMB के कार्यक्रम का आप भाग बनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी टीचर्स का जो मेरे साथ आज जुड़े हुए, लाइव जुड़े हुए हैं या बाद में मेरे वीडियो को देखेंगे यूट्यूब पे, आप सबसे आग्रह ये है कि RKSMB के मूल थीम जो है, मूल उद्देश्य है, उसको समझिए। बच्चा है, उसको रटाने की जो है अवधारणा वह पुरानी हो चुकी है। सीखे, समझे और जीवन में उपयोग में लाए, ये मुख्य हमारा उद्देश्य है RKSMB का। और खास बात ये, और जाते जाते आपको गुड बाय कहने से पहले ये कि आप जो है वो अब जो RKSMB के आकलन के बाद का जो समय है वो विद्यार्थियों के साथ में न केवल पढ़ाएं बल्कि समीक्षा भी करें। सब्बा खैर, खुश रहें, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।